एक व्यक्ति साहूकार के पास जाता है और साहूकार से जाकर कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। दरअसल मेरी बेटी पढ़ने में बेहद होशियार है, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है और बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, इसलिए मुझे 1 लाख रुपए दे दो। जब वो साहूकार उस पिता की बात सुनता है तो 1 लाख रुपए निकाल कर दे देता है और उसके बाद वो व्यक्ति उस 1 लाख रुपए से उसकी जरूरतों को पूरी करता है। कुछ किताबें खरीदता है और कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड कराता है उसके मोबाइल में जिससे कि वो घर बैठकर आईएएस की तैयारी कर सके। और वो लड़की भी वाकई अपना आप में इतनी ईमानदार, इतनी होनहार और इतनी लगनशील कि जब देखो वो पढ़ती ही रहती थी और उसका काम सिर्फ इतना था कि वो अपना भी सपना पूरा करना चाहती थी, अपने पिता का भी सपना पूरा करना चाहती थी। एक दिन वो अपने पिता से कहती कि पापा, जिस दिन मैं आईएएस बन जाऊंगी, देख लेना इस घर की गरीबी को दूर कर दूंगी और जो भी दुख, जो भी तकलीफ माँ और आप भाई बहन देखते हैं, वो सब दुख तकलीफों को मैं अकेले ही दूर कर दूंगी। उसके पिता को अपनी बेटी पर वाकई बहुत नाज था, लेकिन उसकी बेटी के साथ जो हुआ, जो होने वाला था, ना तो उसके पिता ने कल्पना की थी, ना ही उसकी माँ ने कल्पना की थी। जहां तक ये खबर जा रही थी, उन लोगों ने भी इस घटना को लेकर कल्पना नहीं की थी कि आखिरकार उसकी होनहार बेटी के साथ इतना बड़ा कांड कैसे हो सकता है। हम भी इस घटना को आपको सुनाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ जानकारियां, कुछ कहानी जब हम आपको सुनाते हैं वो सिर्फ आपको सचेत करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, ताकि किसी बहन बेटी के साथ या किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव और इसी की सिटी कोतवाली क्षेत्र का मोहल्ला लगता है हुसैनपुरा। दरअसल 10 नवंबर 2022 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। लड़की स्कूल से पढ़कर जब अपने घर आती है तो मुख्य द्वार बंद था, पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। उसको लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ घर में है, कोई ना कोई ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। और वो धीरे धीरे जब कदम आगे बढ़ाती है तो अपनी आंखों से जो देखती है उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल उसकी बहन आंगन में पड़ी हुई थी और जगह जगह खून के, ब्लड के निशान थे, कहीं खून के थक्के जमे हुए थे तो कहीं कुछ। अपनी बहन को इस अवस्था में देखने के बाद वो लड़की जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और जैसे ही उसकी चीख पुकार की आवाजें आसपास के लोगों तक पहुंच रही थी, वैसे ही लोगों का जमघट भी वहां पर लगने लगता है और जो भी देख रहा था उसकी सांसें थम रही थीं। वो देखकर हैरान थे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ। वो लड़की जमीन पर पड़ी हुई है, चारों तरफ उसके ब्लड फैला हुआ है, उसके शरीर पर भी ब्लड लगा हुआ है, तन पर उसकी एक भी कपड़ा नहीं था और ये सब देखकर लोग हैरान थे। तब उस लड़की को होश आता है, उसकी छोटी बहन को एक कपड़ा उठाती है, अपनी बहन के ऊपर डाल देती है, रोते बिलखते अपने पापा को और माँ को फोन करके बताती है कि पापा और माँ, बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, आप जल्दी से घर आ जाइए। पापा भी नौकरी करते हैं, माँ भी नौकरी करती है और जैसे ही माँ और बाप दोनों को पता चलता है तो वो रोते बिलखते पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर और इस बात की सूचना स्थानीय लोग, स्थानीय पुलिस को भी देते हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी जब मौके पर पहुंचते हैं तो उस दृश्य को देखने के बाद हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि आखिरकार इस घर के अंदर हुआ है तो क्या हुआ है। दरअसल ये लड़की न केवल आंगन में इधर उधर उसके पैरों से भी कुछ ब्लड के निशान थे, बल्कि जो जीना है जिस पे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है, उस पर भी ऊपर कमरे में जाते हैं तो बेड पर भी जगह जगह खून के निशान थे। जहां जहां से वो लड़की गुजरी थी वहां वहां ब्लड पड़ा हुआ था और ये दृश्य वाकई भयभीत कर रहा था, परेशान कर रहा था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, ये पता करने की कोशिश करती है तो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि किसी ने इस लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। वाकई इसके साथ कुछ ना कुछ भयानक हुआ है। घर की एक एक सामान, एक एक वस्तु जो कि त्यों रखी हुई थी, उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया था और लड़की के अर्धनग्न अवस्था को या उसके तन पर कपड़े नहीं थे, उन्हें देखने के बाद साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। तभी उस लड़की के पापा, उसकी माँ अपने पूरी जानकारी देते हैं कि कहाँ रहते हैं, कितने लोग घर के अंदर हैं, कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है। पुलिस वाले भी उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो 2 नाम ऐसे आते हैं जिन पर कुछ शक जाहिर किया जा रहा था कि शायद इन्होंने ही कुछ किया है। तहरीर दी जाती है, पुलिस उन आरोपियों को हिरासत में लेती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता ही हासिल नहीं होती कि आखिरकार इसके साथ हुआ तो हुआ क्या है। उस लड़की का जो मोबाइल है वो वही मौके पर मिल जाता है, उसको खोलने की कोशिश की जाती है लेकिन उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ था जिससे खुलने में दिक्कतें हो रही थी। सर्विलांस की टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, एफएसएल टीम और एसओजी टीम, तमाम तरह की टीम आ जाती है पुलिस की और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। पहली बात तो गांव के लोग उस शव को उठने नहीं दे रहे थे। सबकी एक ही मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके इस होनहार बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। पुलिस अपनी तरफ से काम करने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन करे तो क्या करे। हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है और साथ ही किसने किया है
ये कहना मुश्किल था। दो लोग जो पुलिस की पकड़ में आए थे, उनके जब पुलिस ने उनके बारे में जानकारी जुटाई तो वो पता चलता है कि उस दिन घटना स्थल पर वो थे ही नहीं। वो जहां थे उन्होंने इस बात के सबूत भी दे देते हैं। पुलिस बड़ी परेशान हो जाती है, करें तो क्या करें। आखिरकार पुलिस को 2 दिन की मशक्कत के बाद जो लड़की के मोबाइल का पैटर्न लॉक था वो खुलने में लग जाता है। खुल तो जाता है, लेकिन पुलिस जब उसके पैटर्न लॉक को खोलकर देखती है तो उसमें चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल एक लड़का है जिससे ये लड़की चैटिंग क्या करती थी, बातचीत क्या करती थी। अब पुलिस उस लड़के की तलाश में जुट जाती है, उसे ढूंढने में जुट जाती है। कई घंटे का समय बीत जाता है, आखिरकार वो लड़का मिल जाता है जो कि माखी क्षेत्र एक है, उसका गांव लगता है रावतपुर, और वहां का रहने वाला रामबरन उर्फ राजा, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो भी बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। वो भी अपने परिवार की गरीबी, दुख तकलीफों को दूर करना चाहता है। ट्यूशन पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाकर न केवल अपना भरण पोषण करता है बल्कि परिवार का भी भरण पोषण कर रहा था, साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बीएससी जैसे तैसे की उसने, उसके बाद बीएड किया, एमए की पढ़ाई उसकी जारी थी, और जो लड़की खत्म हुई है उसकी बीएससी की पढ़ाई चल रही थी, वो सेकेंड ईयर में होती है और यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन ही कर रही थी और दिन रात बस जब देखो किताबों में ही अपना वक्त लगाया करती थी। पुलिस वाले कड़ी मशक्कत के बाद इस लड़के को जो हिरासत में लेते हैं, इससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तो शुरुआत में लड़का वो इधर उधर की बातें बताने लगता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल सन 2020 की बात है और ये लड़की उस वक्त बीएससी फर्स्ट ईयर में आई हुई थी। उस वक्त इस लड़की ने ये फैसला किया था कि मुझे बड़े होकर यूपीएससी तैयारी करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनना है। और इसके पापा ने जब लॉकडाउन के समय में इस लड़की को मोबाइल दिया था तो उससे पढ़ाई करते समय तब ये शेयर चैट ज्वाइन कर लेती है। उसी शेयर चैट पे ज्वाइन करते करते पढ़ाई भी करती थी, साथ में चैटिंग किया करती थी। कब चैटिंग के दौरान इसकी मुलाकात हो जाती है रामबरन उर्फ राजा से। दोनों की चैटिंग होती थी और चैटिंग दोस्ती में इसलिए बदल जाती है क्योंकि लड़का भी जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और लड़की भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे, हर सब्जेक्ट पे डिस्कशन किया करते थे ताकि उस मुश्किलों को आसान बनाया जा सके। और यहीं से वो कभी कभार मुलाकात भी कर लिया करते थे। लड़की बीएससी भी कर रही है और साथ में इसकी तैयारी भी कर रही थी। बात आती है 10 नवंबर 2022 को। सुबह के 11:10 के आसपास का वक्त रहा होगा। लड़के ने लड़की को हाय हेलो बोला और हाय हेलो बोलने के साथ लड़की ने भी उसको हाय हेलो बोला। लड़का पूछता है कहाँ हो, क्या कर रही हो। वो कहती है कि आज तबीयत थोड़ी खराब थी, कॉलेज नहीं गई हूँ, यहीं बैठकर तैयारी कर रही हूँ। लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुमसे मिल सकता हूँ। लड़की कहती है क्यों। पर तुम घर पे अकेली हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। लड़की बार बार मना कर रही थी, घर पे नहीं आना है और तुम्हें अपना काम करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं यहाँ पर अकेली हूँ। ठीक, लड़का ऐसी बातचीत करते करते कब 10, 15, 20 मिनट का समय गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और वो लड़का कहता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो अपने किसी वाहन के माध्यम से जैसे भी था वो वहां से चलता है और सीधा इस लड़की के पास पहुंचता है। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पड़ रहा था, उस मेडिकल स्टोर की तरफ देखता है और देखते ही वहां से शक्तिवर्धक 2 गोलियां लेता है और गोली लेने के बाद वो अपनी जेब में डाल देता है। जैसे ही इस लड़की के घर पर पहुंचता है, वहां जाने के बाद आराम से इत्मीनान से बैठ जाता है। कुछ देर तो उसकी किताबों को टटोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद उस लड़की ने उसको एक गिलास पानी लाकर दिया और पानी जैसे ही लड़की लेके आती है अपनी जेब से 2 टैबलेट निकालता है। टैबलेट निकालने के बाद उनको वो खा लेता है। लड़की पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो, ये इसमें क्या है, किस तरह की। वो कहता है कि अब बहुत मजा आने वाला है। जब जैसे ही बात वो कर रहा है, लड़की ने जो रैपर को देखा, रैपर को देखने के बाद वो समझ जाती है कि इसने जो गोलियां खाई हैं दरअसल ये सेक्स वर्धक गोलियां हैं, जिससे क्या उत्तेजना और ज्यादा बढ़ जाती है। लड़की उसको मना करती है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। लड़का उस गोलियों खाने के बाद उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं, काफी समय से दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, इसलिए लड़की उससे उस लेवल पर विरोध नहीं कर रही थी जिस लेवल पर उसको विरोध करना चाहिए था। यही बात उसने पुलिस की पूछताछ में ये सब कुछ बता रहा था। लड़की अब उसकी मर्जी में कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है और शामिल होने के बाद उसके साथ वो गंदा काम करने लगता है, घिनौना काम करने लगता है। उसके एक एक कपड़ों को उतारता है। कपड़े उतारने के बाद जब उसके साथ वो संबंध बना रहा था तब वो पूरी उत्तेजना के साथ उसके साथ पूरी अपनी वासना में लीन था और उसे बिल्कुल वो भूल चुका था कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। लड़की को कुछ देर के बाद तकलीफ होने लगती है, परेशानी होने लगती है। वो कहती है कि जो तुम कर रहे हो उससे मुझे परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। लड़का कहता है कुछ ही देर की बात है, बस तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से संबंध बना रहे थे, लेकिन लड़की को हद से ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसने लड़के को दूर करने की कोशिश की। कुछ देर के बाद पता चलता है कि लड़की को ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी है और ब्लीडिंग होने के बाद भी वो लड़का शांत नहीं हो रहा था। वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का उसके साथ फिर भी जबरदस्ती वैसे ही संबंध बनाता रहा, गलत काम घिनौना कृत्य करता रहा और लड़की की लगातार तबीयत बिगड़ने लगती है और खून बहुत ज्यादा बहने लगता है। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या हो। जब हिसाब से कहीं ज्यादा ब्लड बह जाता है उसके बेड पर, तब उसकी आंख खुलती है, उसे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गलत हुआ है।
उसके बाद उस लड़की को संभालने की कोशिश करता है, उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। वो कह रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लड़का वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी बहन के आने का भी वक्त हो चला है, क्योंकि उसकी जो छोटी बहन होती है वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है, उसका छोटा भाई है वो भी पढ़ने के लिए जाता है, पिता ड्यूटी पर जाते हैं और माँ भी ड्यूटी पर जाती है। लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है उसका ब्लड देखने के बाद, और वहां से जीने पे से जैसे उतर के वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की भी पीछे पीछे उसके दौड़ती है, वो बार बार एक ही अपील कर रही थी कि मुझे यहाँ से डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी जान बच जाएगी, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, वो तकलीफ हो रही है। लेकिन लड़का वो सुनने को तैयार ही नहीं था। उस लड़की की परेशानी उस लड़के के दिमाग पर कोई असर नहीं डाल रही थी, उसके कानों तक उसकी परेशानियों की आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। और वो लड़का उस घर से बजाय मुख्य द्वार के वो पीछे वाले रास्ते से निकल के भाग जाता है। वो लड़की उसके पीछे पीछे आने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही वो आंगन की तरफ पहुंचती है वो लड़की गश आकर यानी कि बेहोश होकर गिर जाती है। हालांकि उसने खूब आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाजें उस दहलीज से कहीं बाहर जाने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, दूर जा ही नहीं रही थी, और उसने वहीं मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसके अत्यधिक ब्लीडिंग होने की वजह से, अत्यधिक खून बहने की वजह से ही उस लड़की की मौत हो जाती है। और लगभग 1 घंटे के बाद या फिर पौन घंटे के बाद ये लड़का लगभग 1:17 पर इस घर से निकला था, और उसकी बहन ठीक 2 बजे इस घर के अंदर एंट्री करती है। तब तक उसकी बहन मरी हुई थी, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, और उसने शोर मचाकर जिस तरह से पब्लिक को इकट्ठा किया, पब्लिक के बाद पुलिस आती है, और पुलिस आने के बाद उसकी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इसकी कुछ प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ऐसी चीजों से हमला किया गया है जिससे क्या इसको गंभीर चोट आई हैं, और यहीं से इसको अत्यधिक ब्लीडिंग हुई है। उसके शरीर पर भी कुछ चोटों के निशान थे। लेकिन उस लड़के ने जो पुलिस को कहानी बताई, पुलिस ने इसी कहानी पर यकीन किया है, और साथ ही इसमें अन्य भी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई थी। इस आरोपी ने जो कहानी सुनाई, इस कहानी को सुनाने के बाद पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जो कोतवाल होते हैं राजेश पाठक और एसओजी प्रभारी प्रदीप कुमार ने जो परिस्थितिजनक साक्ष्य होते हैं, जो मौके पर साक्ष्य मिलते हैं, जो उस लड़की के ब्लड सैंपल होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस लड़के के साथ कोई और शामिल नहीं था। हालांकि पुलिस अभी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची है, अभी इस मामले की चार्जशीट लगी नहीं है, और वो लड़का अभी भी जेल में है। लेकिन जिस तरह से उस लड़की के पिता के पास मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की, तब मीडिया कर्मियों से उसका पिता बातचीत करते हुए रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए बताता है कि उसकी बेटी पढ़ने में बेहद होशियार थी। उसने एक साहूकार से 1 लाख रुपए की मदद ली, और मदद लेने के बाद उस अपनी बेटी को कुछ ऐसी किताबें खरीदवाई। उसने ऑनलाइन कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड कराए थे जिससे मेरी बेटी हमेशा पढ़ती रहती थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी बेटी 2 साल से किसी लड़के से चैटिंग करती थी, उससे बातचीत क्या करती थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसी गोलियां खाकर उसकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर सकता है। उसकी माँ, लड़की के और लड़की के पिता, लड़की के भाई, लड़की की बहन को यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी के साथ, उनकी बहन के साथ इस तरह की घटना हुई है। इस घटना को लेकर इलाके के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में पता चलता है कि सेक्स वर्धक गोली खाने के बाद एक लड़के ने एक लड़की के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य जो किया है, लोग इस घटना को सुनने के बाद हैरान हैं, परेशान हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके बच्चे किससे बात करते हैं, आपके बच्चे मोबाइल पर क्या क्या करते हैं, बीच बीच में आपको चेक करने की जरूरत है। यहां भी इस व्यक्ति को अपनी बेटी की बीच बीच में चेक करने की जरूरत थी। वो कहां जाती है, किससे मिलती है, किससे बातचीत करती है। और यदि आप अपने बच्चों पे 100% भरोसा करेंगे तो कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। इसलिए कभी कभी बच्चों पर शक करना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए ये कहानी सुनाई गई है ताकि आप अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। जाते जाते आदित्य तोमर हैं और मोहम्मद जमील हैं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जाते जाते नासिर खान, हरीश सोनी, सूरजपाल, मोहम्मद मुस्तकी, संदीप कुमार, सौरभ राजपूत, नफीस अहमद, अर्पित यादव, मंटू कुमार, शाकिर कुरैशी, रवीश चौधरी, आकिब चौधरी, आराध्या नंदनी, श्याम पारिक, ऋषिपाल, विशाल सिंह, मोहम्मद जानिब, माही प्रताप, आशु, गुड्डू गुप्ता, आदि कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।